रूही दोनों लड़कियों को नित्या को तैयार करने का कह वहां से चली गई। 3 घंटे बाद ही नीचे पार्टी में गेस्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए सभी जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा रहे थे। सोम, जिसके हाथों में फूलों को टोकरी थी, वो इसे देख लाचारी से बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी की शादी में ऐसे टोकरी लेकर घूमूंगा। तो आदि उस पर हंसते हुए बोला, अबे शादी नहीं, एंगेजमेंट। सोम मुंह बनाकर कहता है, जो भी हो, इतना काम तो मुझे अपनी शादी में भी नहीं करना पड़ा था। कहते हुए सोम मासूम सा चेहरा बनाए हुआ था, जिसे देख आदि अपना सर नागवारी से हिला देता है। जिसके बाद दोनों बाकी का काम देखने लगे। जिसके बाद सभी अपने अपने कमरे में तैयार होने चले गए। आज पार्टी में किसी पर कहर गिरने वाला था। देखते हैं उससे कौन कौन घायल होता है। शाम को पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। सारे मेहमान आ चुके थे, जिनकी खतीरदारी के लिए विवेक जी, साक्षी की मां मिस्टर शर्मा के साथ ग्रेनी और दादू भी शामिल थे। वहां राज परिवारों के अलावा कई सारे बिजनेसमैन भी आए थे, जो यहाँ सिर्फ अभय और आकाश से मिलने आए थे ताकि उनसे मिल वो उनकी गुड लिस्ट में आ सके और वो उनके साथ भी काम करे। आकाश और अभय दोनों ही एशिया के सफल बिजनेसमैन थे, जिन्होंने काफी कम उम्र में ही बहुत बड़ मुकाम हासिल कर लिया था। शायद यही कारण था कि उनके दुश्मन भी बढ़ चुके थे और सबको पता चल चुका था कि दोनों ही बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं, जिसके अलावा भी उनका कुछ खास रिश्ता है। सभी वहां बेसब्री से हमारे हीरो के आने का वेट कर रहे थे। वही वो सभी आराम से अपने अपने कमरे के रेडी हो रहे थे। नित्या के कमरे में नित्या भी अपने कमरे में रेडी होकर बैठी थी। वो आज बहुत सुंदर लग रही थी। उसने आसमानी रंग का सुंदर सा लहंगा पहन रखा था, जिसके साथ मैचिंग के डायमंड ज्वेलरी। बालों को स्टाइल कर खुला छोड़ रखा था। हल्का से मेकअप के साथ पिंक लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल जिनमें डूब जाने का मन करे, और माथे पर छोटी से स्टोन की बिंदी, जिसमें नित्या बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान की कमी थी। वही वाणी, रूही और मीरा तीनों अभी तैयार होकर नित्या के कमरे में उसे देखने आई थी। जैसे ही तीनों नित्या को देखती है, तीनों उसे देखती रह जाती है, क्योंकि नित्या बहुत कम सजना संवरना पसंद करती थी। नित्या को हमेशा से सिंपल रहना पसंद था। रूही नित्या को अपनी आंखें फाड़े देख रही थी। वो नित्या के गोल गोल चक्कर लगाते हुए बोली, बाय गॉड मेरी जान, क्या बवाल लग रही है। कसम से अगर मैं लड़का होता न तो पक्का तुझे यहाँ से भगा कर ले जाता। रूही की ऐसी बातें सुनकर नित्या उसे घूर कर देखती है। वही वाणी रूही के सर पर प्यार से तपली मारकर उससे बोली, क्यों मेरी जान को नजर लगा रही है तू? तो रूही अपने सर पर हाथ फेरते हुए मुंह बनाकर बोली, अरे मैंने कहाँ उसे नजर लगाई, मैं तो बस उसकी तारीफ कर रही थी। तो मीरा आगे आकर नित्या से कहती है, सच में नित्या तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जिस पर नित्या हल्का सा मुस्कुरा देती है। तो वाणी नित्या को छेड़ते हुए बोली, आज तो पक्का कोई घायल होने वाला है। क्यों हो कहकर नित्या को आंखों ही आंखों में इशारे करती है। वही नित्या को काफी घबराहट हो रही थी, लेकिन वो अपनी घबराहट को छुपाते हुए मुस्कुराकर तीनों से कहती है, वैसे तुम तीनों भी बहुत सुंदर लग रही हो। कहीं ऐसा ना तुम्हें देखकर जीजू का दोबारा शादी करने का मन करने लगे। जिसे सुन वाणी बोली, ना बाबा, ना, एक बार का तामसा झेल चुकी हूँ, अब मुझसे ये ना होगा। जिसे सुनकर सभी हंसने लगती है। मीरा ने पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसके साथ मैचिंग ज्वेलरी, बालों को सुंदर से बन बनाया था, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, हाथों में भर भर कर चूड़ियां, चेहरे पर हल्का सा मेकअप के साथ रेड लिपस्टिक में मीरा बहुत सुंदर लग रही थी। रूही की बात करें तो रूही ने ब्लैक कलर की नेट की साड़ी पहनी थी।
जिससे उसकी पतली कमर साफ दिख रही थी। बालों को स्ट्रेट करके खुला छोड़ रखा था। फुल मेकअप के साथ होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक में रूही हॉट और सेक्सी लग रही थी। आज तो रूही को ऐसे देखकर पक्का आदि की सांसें थम जानी थी। दूसरी ओर सभी लड़के तैयार होकर नीचे गार्डन को तरफ जाने लगे, जहां पर फंक्शन रखा गया था। सोम आदि को देखते हुए बोला, यार आज तो तू बात जच रहा है, इसमें क्या बात है? कहीं किसी नई को पटाने का प्लान तो नहीं बना रहा? अगर बना रहा है तो मुझे बता दे, कम से कम मैं रूही को तुझे बचा लूंगा। तो आदि घूरकर सोम को देखते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद कर, वरना तेरी एक्स के बारे में मीरा भाभी को बता दूंगा। जिसे सुन सोम घबरा गया। आकाश, जो उन दोनों के साथ चुपचाप चल रहा था, वो दोनों को डांटते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो और जैसे मैंने कहा था जाकर तैयारी करो। आकाश की बात सुन दोनों डर जाते हैं और जल्दी से बाहर की तरफ चले जाते हैं। वही आकाश बाहर गार्डन की तरफ न जाकर वापस महल के अंदर चला गया। वो अभय के कमरे के सामने जाकर रुकता है। आकाश कुछ देर तक वही खड़ा होकर सोचता रहा, फिर बिना नोक किए सीधा कमरे का दरवाजा खोल अंदर चला गया। आकाश अंदर पहुंचकर देखता है, अभय अभी भी अपने सुबह वाले कपड़े पहने सोफे पर बैठा था। वहीं उसके सामने बेड पर उसके एंगेजमेंट में पहनने वाले कपड़े जो उसके लिए वाणी ने लिए, उन्हें ही घूर रहा था। इस वक्त अभय काफी गहरी सोच में दिख रहा था। आकाश चलकर अभय के पास आया और उसके बगल में बैठते ही अपनी कोल्ड आवाज में बोला, उसे ऐसे घूरने से वो तुम्हारे पास नहीं आ जाएगी। उसके लिए तुम्हें खुद स्टैंड लेना होगा, वरना अगर वो किसी और को पसंद आ गई तो तुम इसे देखते रह जाओगे और कोई तुम्हारे सामने से उसे उड़ाकर ले जाएगा। आकाश के कहने का मतलब नित्या से था, जिसे अभय समझ नहीं पाता। वो आकाश को तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, क्यों आए हो यहाँ? उसकी आवाज में नाराजगी साफ थी, जिस पर आकाश शांत लहजे में बोला, तुम्हें लेने। तो अभय चिढ़कर बोला, क्या मैं कोई लड़की या दुल्हन हो जिसे तुम लेने आए हो? अभय की बात सुन आकाश अपनी भौहें तान उसे देखता है। अभय को खुद को ऐसे देखते देख बोला, क्या? आकाश बोला, जल्दी से रेडी हो, नीचे सब हमारा वेट कर रहे हैं। तो अभय गुस्सा करते हुए बोला, मैं नहीं जा रहा नीचे। तो आकाश बोला, और वो क्यों? इसलिए क्योंकि तुम उसे फेस नहीं कर पाओगे, उसे किसी और का होते हुए नहीं देख पाओगे। अभय गुस्से से खड़ा हो आकाश को अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो। मुझे उससे की मतलब नहीं, जब वो ही मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं क्या करूं? आकाश बोला, तुम तो उससे प्यार करते हो। वैसे भी हर बार जरूरी नहीं दोनों तरफ से प्यार हो, कभी कभी नाव एक केवट से भी खे जाती है। अभय को आकाश को बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो वाणी उसे उल्लू का पट्टा कहती थी। आकाश उसे सबसे एक बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो हार ना माने, लेकिन शायद अभय के दिमाग में उसकी बातें घुसी नहीं। अंत में आकाश हारकर अभय से बोला, आखिर तुम जैसे गधे को जयपुर का हुकुमसा किसने बना दिया? अभय आकाश को बात सुन उसे घूर कर देखता है, पर आकाश को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेड से जाकर अभय की शेरवानी उठाकर उसे देते हुए तैयार होने का कहता है। पर जब भी अभय अपनी जगह से नहीं हिलता तो आकाश उससे बोला, साले तेरे नखरे तो सालियों से भी ज्यादा है। तुझसे अच्छी तो रूही और नित्या है, कम से कम उन्हें इतना समझाना तो नहीं पड़ता। वही अभय गुस्से में आकाश को घूरने लगा। वो खुद से बोला, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे आला कहने की? तो आकाश बोला, वो तुझे भी पता है कैसे। और हाँ, अगर तुम्हें मेरे मुंह से साला सुनना पसंद नहीं तो तुम उसका प्रमोशन कर सकते हो मेरे साडू बनकर। अभय उससे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता था अपने सामने खड़े शख्स से जीतना नामुमकिन है। थक हार कर अभय तैयार होने चला गया।
जिसे देख आकाश के चेहरे पर मिस्टीरियस मुस्कान आ गई। कुछ देर में अभय रेडी होकर आकाश के सामने खड़ा था, जिसे देख आकाश ना के बराबर मुस्कुराया और अभय को अपने साथ ले नीचे की तरह चला गया। वहीं नीचे पार्टी में सभी की नजर एंट्रांस गेट पर थी, जहां से सभी गेस्ट आ रहे थे। सब वहां देख ही रहे थे कि तभी सबकी नजर दो हैंडसम आदमियों पर पड़ी, जो फुल एटीट्यूड के साथ सामने से चले आ रहे थे। दोनों के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ट्रेडिशनल लुक में दोनों कतई जहर लग रहे थे। दोनों आसमान से उतरे देवता लग रहे थे। उनके आगे बॉलीवुड के हीरो भी फेल थे। ये आकाश और अभय थे। दोनों काफी हैंडसम और डैशिंग लग रहे थे। दोनों सुंदरता में एक दूसरे टक्कर दे रहे थे। लड़कियां तो दोनों को देखकर आहें भर रही थी, पर अफसोस उनमें से एक हैंडसम बिजनेसमैन जो लड़कियों के दिलों का राजा था, उसकी जिंदगी में उसकी रानी सा चुकी थी और अब उसके पास उसकी राजकुमारी और राजकुमार था। इसलिए आकाश पर चांस मारना बेकार था। लेकिन अभय वो अभी सिंगल था। यही सोचकर कई बिजनेसमैन और रियासत के राजा अपने साथ अपनी अपनी बेटियों को लेकर आए थे। शायद उन पर अभय की नजर पड़ जाए और वो उन्हें पसंद कर ले। पर बेचारे सब इस बात से अनजान थे कि उसके दिल को तो पहले ही किसी को अपने लिए पसंद कर लिया है, जिसने उसकी रातों की नींद चैन सब कुछ चुरा लिया, जिसे चुराने के बाद वो आज किसी दूसरे से एंगेजमेंट कर रही है। सबकी नजर आकाश और अभय पर थी, वही दोनों सबको इग्नोर करके वहां से आगे निकल गए, जहां पर सोम और आदि खड़े थे। कुछ देर उनसे बात करने के बाद दोनों पार्टी में आए लोगों से मिलने लगे। अभय की नजर चारों तरफ थी। तभी अभय कुछ सोचते हुए आदि के पास गया और उससे सवाल करते हुए बोला, क्या लड़के वाले अभी तक नहीं आए? जिस पर आदि अभय को तिरछी मुस्कान के साथ उसे छेड़ते हुए कहता है, हो तुम्हें लड़की वाली की बड़ी पड़ी है। तो अभय उस पर गुस्सा करके बोला, शट अप, मैं बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा था। आदि अभी भी चुप नहीं होता, उसे परेशान करता है, जिससे इरिटेड होकर अभय वहां से चला गया। वही आदि को उसे ऐसे देखकर हंसी आ रही थी। ऑडियो बाय साकिल JX07। अभय की नजर चारों तरफ थी। तभी अभय कुछ सोचते हुए आदि के पास गया और उससे सवाल करते हुए बोला, क्या लड़के वाले अभी तक नहीं आए? जिस पर आदि अभय को तिरछी मुस्कान के साथ उसे छेड़ते हुए कहता है, हो तुम्हें लड़के वाल की बड़ी पड़ी है। तो अभय उस पर गुस्सा करके बोला, शट अप, मैं बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा था। आदि अभी भी चुप नहीं होता, उसे परेशान करता है, जिससे इरिटेड होकर अभय वहां से चला गया। वही आदि को उसे ऐसे देखकर हंसी आ रही थी। सोम, जो कि आदि को ऐसे हंसते देख उसके पास आकर उससे बोला, ओह ये 32 का प्रचार किस खुशी में कर रहा है? सोम की बात सुन आदि की हंसी रुक गई। वो घूर कर सोम को देखता है, जिस पर सोम बोला, ये लो, दांतों का प्रचार बंद हुआ तो आंखों का शुरू कर दिया। अरे कुछ तो शर्म कर, अगर लड़कियों ने तुझे ऐसे देख लिया तो बेचारी यहाँ से डर कर भाग जाएंगी। अब आदि को गुस्सा आने लगा था। वो सोम पर चिल्लाते हुए बोला, अपना गटर जैसा मुंह बंद कर, जब देखो तब कचरा ही बाहर निकलता है। ऐसे ही अब दोनों की बहस होने लगी। आकाश, जो अभी पार्टी में आए लोगों से बात करने में बिजी था, जैसे ही उसकी नजर लड़ते हुए आदि और सोम पर गई, उसने अपना सर पकड़ लिया। आकाश दोनों को घूरते हुए खोद से बोला, ये दोनों पक्का में नाम डुबाएंगे। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मुझे ये गधे जैसे दोस्त मिले। आकाश दोनों के पास जाकर उनको गुस्सा करते हुए बोला, ये क्या गली के कुत्तों जैसे कहीं भी लड़ना शुरू हो जाते? लड़ने से पहले कम से कम आसपास देख लिए करो। आकाश की बात सुन आदि और सोम को अपने आसपास का ख्याल आता है। दोनों अपना सर घुमाकर लोगों की तरफ देखते हैं, जो इन दोनों को ही अजीब नजरों से देख रहे थे।
जिसे देख आदि चिढ़ते हुए बोला, क्या हमें सींग लगे हैं जो ये सब ऐसे घूरे जा रहे हैं? सोम बोला, मेरे तो नहीं, लेकिन तेरी पूंछ जरूर निकली है। इतना कहकर वो वहां से भाग गया। आदि उसे गुस्से में देख रहा था। तभी दादू उनके पास आ गए। दादू और विवेक जी को देख आदि शांत हो गया। तभी दादू आकाश से बोले, आकाश, और कितना टाइम लगेगा और हमारे दूल्हे साहब कहाँ है? वो नजर नहीं आ रहे। तो आकाश मिस्टीरियस मुस्कान लिए बोला, दादू, लड़का यही है, बस थोड़ा और वेट करिए। जिसे सुन आदि कंफ्यूज होकर आकाश को देखने लगा। आदि आकाश को पकड़ एक कोने में ले जा उससे बोला, आकाश, ये तू क्या बोल रहा था दादू से, और कौन लड़का? जबकि तुझे पता ये सब हम नाटक कर रहे हैं ताकि अभय का बच्चा अपनी फीलिंग को समझ सके। और नित्या आगे आदि कुछ कहता उससे पहले ही आकाश अपनी आंखों में चमक लिए आदि से बोला, अब हमें अभय की कोई जरूरत नहीं। अगर वो नित्या से सगाई नहीं भी करेगा तो हमने उसके लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ रखा है। तारांकिन। जिसे सुनते ही आदि हैरानी से आकाश को देखने लगा। वो आकाश को कंधे से पकड़ते हुए बोला, ये तू क्या बोल रहा है, और कौन लड़का? जबकि नित्या की एंगेजमेंट हम अभय से कराने वाले थे ना? आकाश बोला, कराने वाले थे, लेकिन अब नहीं। कहते हुए आकाश वहां से दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जहां एक हैंडसम सा लड़का जिसने व्हाइट कलर की शेरवानी पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था, उसके पास चला गया। आकाश उसके सामने खड़ा हो अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बोला, आखिर तुम आ ही गए। लड़का मुस्कान लिए बोला, नित्या जी के लिए हमें तो आना ही था। तभी विवेक जी दादू और मिस्टर के साथ उनके पास आ गए, जिन्हें देख लड़के ने झुककर सबके पैर उनका आशीर्वाद लिया। सभी खुशी खुशी उसे आशीर्वाद देते हैं। वही दूर खड़ा अभय, जो किसी से बात कर रहा था, किसी अनजान लड़के को आकाश और बाकी से बात करते देख वो क्यूरियस हो उन्हें देखने लगा। वो उन्हें देख ही रहा था कि तभी उसे सोम दिखा। अभय फौरन से सोम के पास जा सोम से आकाश जिस तरफ खड़ा था वहां इशारा करते हुए बोला, तुम क्या उसे जानते हो? सोम, जो अपने हाथ में पकड़ी ड्रिंक के मजे ले रहा था, वो लापरवाही से बोला, पहली बात, भाई, मैंने सबको जानने का ठेका नहीं ले रखा। और दूसरी बात यार, तुम खुद जाकर उससे पूछ लो ना वो कौन है, फालतू में मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? सोम फिर खुद से बड़बड़ाकर, साला एक तो वैसे ही दिमाग का दही हो रखा है, और ये साला। और अभय को सोम पर गुस्सा आ रहा था, पर उसने उसे कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहां से विवेक जी के पास चला गया। अभय को देखते हुए विवेक जी मुस्कुरा अपने सामने खड़े लड़के की तरफ इशारा कर अभय से बोला, हुकुम सा, इनसे मिलिए हैं हमारी नीतू के होने वाले पति और हमारे जमाई सा। ये सुनते ही अभय को अपने दिल में कुछ चुभता से महसूस हुआ। वो अपने सामने खड़े हैंडसम से लड़के को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखता है। वो कुछ ज्यादा ही हैंडसम था, जिसे देख अभय को उससे चिढ़ हो रही थी। आखिर हो भी क्यों ना, वो उससे उसकी जान जो छीनने आया था। अभय अभी उसे देख ही रहा था कि तभी आदमी अपना हाथ अभय की तरफ बढ़ाते हुए बोला, हेलो हुकुम सा। अभय उससे बिना हाथ मिलाए उससे सीधा सवाल करता है, तुम क्या काम करते ही? क्या तुम्हें सच में नीतू पसंद है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम बाद में उसे धोखा दो? अगर तुमने ऐसा करने का सोचा भी तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम कुछ सोचने लायक नहीं बचोगे। अभय नित्या के लिए काफी प्रोटेक्टिव था, लेकिन सवाल थोड़े बचकाने थे। जिसे सुन आदमी मुस्कुराकर बोला, मैं क्या करता हूँ ये आपके अलावा यहाँ सब अच्छे से जानते हैं। और रही बात मेरी नीतू की, तो मैं आपको बता दूँ, मैं उसे इतना पसंद करता हूँ कि मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे कभी किसी और का होने नहीं दे सकता। आफ्टर ऑल वो हमारा प्यार है। अभय को उस आदमी की बातें सुन उस पर गुस्सा आ रहा था।
वो खुद से बड़बड़ा कर बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी नीतू को अपना कहने की। इसे तो हम जान से मार देंगे। अभय को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि उसके अलावा कोई भी नीतू को देखे। लेकिन वो खुद मजबूर था। आखिर वो कैसे उसे कुछ कह सकता था। अब अभय को खुद पर गुस्सा आ रहा था। आखिर उसने विवेक जी और सबको ये क्यों नहीं बताया कि वो नित्या से प्यार करता है। अगर इस ये बता दिया होता तो शायद आज उस आदमी की जगह अभय होता, जिससे नित्या की सगाई होती। यही सब सोचते हुए अभय की मुट्ठियां कस गई। वही आदमी जो कि नित्या का मंगेतर था, वो तो अपने मुंह से खुद की ही तारीफ किए जा रहा था, जिसे सुनकर अब अभय इरिटेट हो चुका था। उसका बस चलता तो वो हमेशा के लिए इस आदमी की जबान बंद कर देता। आकाश तो बस अभय के चेहरे के भाव देख रहा था। जब अभय नित्या के मंगेतर से इरिटेट हो गया तो वो उससे बोला, क्या तुम इतना बोलते हुए थकते नहीं। जिस पर आकाश अभय से बोला, अगर ये बोलने पर आया तो इसके लिए पूरा दिन कम होगा। जिसे सुन अभय अपने मन में बोला, ना जाने वानू ने इस बड़बोले में ऐसा क्या देख लिया जो मेरी नीतू की एंगेजमेंट इससे कर रही है। मौका देखकर अभय वहां से निकल गया, क्योंकि अब वो उसकी बकवास नहीं सुन सकता था। वही अभय के पीछे आकाश चला गया। अभय बार में बैठा ड्रिंक कर रहा था। जिसे देख आकाश अभय से बोला, क्या हुआ, बुरा लग रहा है ये देखकर कि जिसे तुम प्यार करते हो अब वो किसी और की हो जाएगी। जिसे सुनते ही अभय के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। वो अपनी मुस्कान लिए अभय से बोला, क्या फर्क पड़ता है कि मैं उदास हूँ या फिर नहीं, जबकि बाकी सब इससे खुश है। तो आकाश इसे समझाते हुए बोला, तो कब तक ऐसे दूसरों के बारे में सोचते रहोगे। जिसे सुन अभय सोच में पड़ गया। तब आकाश आगे बोला, तुम्हें पता है सबसे बड़ी कायरता क्या होती है, अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने किसी का होते देखना। जो आदमी अपने प्यार को नहीं बचा सकता वो दूसरों को क्या बचाएगा। अभय आकाश की बात सोचने लगता। आकाश बोला, तुम्हारे बाद अभी भी मौका है, इसलिए दिखाओ हिम्मत और बता दो सबको अपने दिल की बात। वरना कहीं ऐसा ना हो आखिर मैं तुम्हारे पास रोने के लिए आंसू भी ना बचे। कहकर आकाश चला गया। वहीं अभय को इस वक्त नित्या के मंगेतर को देख रहा था, जो काफी हंस हंसकर सबसे बातें कर रहा था। दूसरी तरफ नित्या को सबने मिलकर संभाला। वाणी नित्या से पूछती है, क्या तू पक्का इस रिश्ते के लिए तैयार है। नित्या कहती है हाँ। जिस पर वाणी बस गहरी सांस लेते हुए अपने मन में कहती है, दोनों गधों का कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं क्या खाकर पैदा हुए थे। वाणी नित्या को अपने साथ ले नीचे गार्डन में आ गई। सभी मुस्कुराकर नित्या और बाकी लड़कियां को इसके पीछे आ रही थी उन्हें देख रहे थे। हमारी चारों लड़कियां आज आसमान से उतरी अप्सराएं लग रही थी जो यहाँ सबको मोहने आई थी। आदि, सोम और आकाश की नजर उनकी बीवी से हट नहीं रही थी। वही बाकी सब भी उन्हें देख रहे थे। वहीं अभय ने जब एंट्रांस की तरफ अपनी नजर दौड़ाई तो मानो उसकी नजर वहां थम ही गई। वो नित्या से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। नित्या को देखते ही उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। अभय को सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा था, वहीं नित्या किसी राजकुमारी की तरह जिसने सारी दुनिया के रंग अपने अंदर समा लिए थे। अभय देखता है नित्या अपनी नजरें झुकाए धीमे कदमों से चल रही थी। अभय का मन हुआ कि वो उसे दुनिया से छुपाकर कहीं दूर ले जाए, जहां उन दोनों के अलावा कोई और ना हो। अभय नित्या को देखने में बिजी था। तभी उसकी नजर नित्या के मंगेतर पर गई, जो नित्या के पास आ उसका हाथ थाम चुका था। ये देखते ही अभय की आंखें लाल हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी वाइन की गिलास एक ही घूंट में खाली कर उसे जमीन पर पटक दिया। और तभी वहां गाने के बोल सुनाए दिए, ये जुबीन नौटियाल का सॉन्ग है।
ये हमने सोच रखा था, मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पर ना करेंगे हम। आवाज को सुनते ही सभी की नजर उस तरफ चली गई जहां से गाने की आवाज आई थी। आवाज के दिशा में देखते ही वहां सभी चौंक गए, खासकर नित्या। आपको क्या लगता है कौन गाना गा रहा होगा? और कौन है नित्या का मंगेतर? क्या अभय रोकेगा नित्या की एंगेजमेंट या होगे कोई नया ड्रामा? ऑडियो बाय साकिल JX07। अभय देखता है नित्या अपनी नजरें झुकाए धीमे कदमों से चल रही थी। अभय का मन हुआ कि वो उसे दुनिया से छुपाकर कहीं दूर ले जाए, जहां उन दोनों के अलावा कोई और ना हो। अभय नित्या को देखने में बिजी था। तभी उसकी नजर नित्या के मंगेतर पर गई, जो नित्या के पास आ उसका हाथ थाम चुका था। ये देखते ही अभय की आंखें लाल हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी वाइन की गिलास एक ही घूंट में खाली कर उसे जमीन पर पटक दिया। और तभी वहां गाने के बोल सुनाए दिए, ये जुबीन नौटियाल का सॉन्ग है। ये हमने सोच रखा था, मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पर ना करेंगे हम। आवाज को सुनते ही सभी की नजर उस तरफ चली गई जहां से गाने की आवाज आई थी। आवाज के दिशा में देखते ही वहां सभी चौंक गए, खासकर नित्या। आकाश पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही बार के कोने में बैठकर अभय गाना गा रहा था, जिसे देख नित्या का दिल जैसे धड़कना भूल गया। इस गाने के बोल अभय के ऊपर बिल्कुल सही बैठ रहे थे। ठीक यही हालत अभी अभय की थी। सबकी नजर अभय पर थी। तभी अभय अपनी जगह से उठ नित्या की तरफ आते हुए आगे गाता है, ये हमने सोच रखा था, मोहब्बत न करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे न मरेंगे हम। तुम्हारी मस्त आंखों ने ये कैसा हाल कर डाला, कि ये दिल चीज क्या है, मांग लो तो जान देंगे हम। पलट के इश्क की गलियों से जाना है बड़ा मुश्किल। अभय नित्या को देखते हुए गा रहा था। सभी इस गाने में खो चुके थे। वही नित्या की आंखों में आंसू आ चुके थे, जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। तभी आगे के बोल आकाशवाणी को देखते हुए गाता है, जिसे सुन वाणी शर्माने लगी थी। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा, अब बोल हमारा क्या होगा। जिसके बाद आकाश के साथ साथ सोम और आदि दोनों भी डांस स्टेज पर जा गाना गाते हुए डांस करने लगते हैं। बोल हमारा हमारा, बोल हमारा हमारा, बोल हमारा ओ यारा, बोल हमारा हमारा क्या होगा। आदि अभय को भी पकड़कर स्टेज पर लेकर जाता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ डांस कराने लगता है। वहां आए सभी लोग बस उन्हें देख रहे थे। सभी डांस कर रहे थे कि तभी आगे की लाइंस नित्या का मंगेतर नित्या के चारों ओर घूमकर गाना शुरू करता है, खामोशियां सुनते कब तक रहेंगे हम, मौका है होठों से आज कुछ तो कहो। जिसे सुन नित्या अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। अब ये नित्या शर्मा रही थी या कुछ, ये तो नित्या जाने। जिसे देख अभय की गुस्से में मुट्ठी कस गई। वो भी फिर नित्या के पास जाकर उसके करीब हो आगे गाने की लाइंस गाता है, बड़ी मुफ्त जैसी है ये जिंदगी यारा, जरा पास आ जाओ सोचते न रहो। अभय फिर नित्या के सामने अपना हाथ हाथ करते हुए आगे गाता है। उसकी आंखों में इस वक्त दर्द था, जिसे वहां मौजूद सभी लोग देख सकते थे। वो आगे गाता है, तुम अपना लो या ठुकरा दो, तुम्हें हक फैसले का है। हमें क्या पूछते हो तुम, हमारे हाथ में क्या है, कि हम तो कर चुके जाना तुम्हें हर सांस में शामिल। नित्या अपनी नम आंखों से अभय को देखती है। वो अभय के हाथ में अपना हाथ रखती उससे पहले ही रूही अभय के हाथ में अपना हाथ रख उसके साथ स्टेज पर जाकर डांस करने लगी। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा, अब बोल हमारा क्या होगा।
बोल हमारा हमारा बोल हमारा हमारा, बोल हमारा ओ यारा बोल हमारा हमारा क्या होगा। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। आकाश, रूही आदि सोम और नित्या का मंगेतर स्टेज पर डांस कर रहे थे। उनके स्टेप्स बिल्कुल परफेक्ट थे, जैसे उन्हें पहले ही उसकी प्रैक्टिस की हो। सोम और आदि दोनों डांस करते हुए गाते हैं कि पहले पहले हो गई हमसे दीदार की गलती, दोबारा कर गए हम बेइरादा प्यार की गलती, हमें जिद भी तुम्हारे इश्क में हम कत्ल हो जाएं, तो तुम पे मर मिटा ये दिल आखिरी बार की गलती, यहाँ आशिक कोई हम सा कहाँ तुम सा कोई कातिल। स्टेज पर कुछ बैक डांसर भी उनके साथ डांस करने लगे। सभी एक हाथ झूमकर डांस कर रहे थे। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा अब बोल हमारा क्या। डांस खत्म होते ही नित्या का मंगेतर खुद आगे आकर नित्या का हाथ पकड़ उसे स्टेज पर ले आया। सभी वही सही लोग तालियां बजा रहे थे। तालियों के शोर को सुन अभय अपने होश में आया। वो देखता है नित्या स्टेज की तरफ जा रही थी, जिसे देख उसे अपने दिल में दर्द से महसूस हुआ, ऐसा दर्द जैसे कि आज नित्या उससे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। ये सोचते ही उसकी आंखें लाल हो गई। वही स्टेज पर नित्या और उसका मंगेतर खड़े थे, जिनकी एक तरफ रूही और दूसरी तरफ वाणी अपने हाथ में रिंग की थाली लिए खड़ी थी। बाकी परिवार वाले भी वही थे। नित्या की नजरें तो बस अभय के ऊपर थी। उसका मन अभय को कसके गले लगाने का कर रहा था, पर अफसोस को ऐसा नहीं कर सकती थी, वो अपने प्रोमिस में बंधी थी। नित्या वाणी की आवाज से अपने सेंस में वापस आई। वाणी नित्या की तरफ रिंग बढ़ाते हुए बोली, नीतू ये पहनाओ। नित्या एक बार आस भरी नजरों से वाणी को देखती है, लेकिन फिर चुपचाप रिंग को उठा लेती है। वहीं ये देख अभय वहां से जाने लगा था। वो अभी थोड़ी देर पहुंचा था कि वाणी उस पर चिल्लाते हुए बोला, ओए चांद के बच्चे, तुझे मैं अलग से इनविटेशन दूं क्या स्टेज पर आने के लिए। वाणी की बात सुनते ही अभय हैरान हो गया। नित्या भी हैरान थी। अभय कुछ कहने को हुआ उससे पहले ही आकाश, जो स्टेज के नीचे था वो अभय को उसके कंधे से पकड़ अपने साथ स्टेज पर ले आया। अभय अभी भी ना समझी से वाणी की तरफ देख रहा था, जिसे ऐसा करते देख वाणी थोड़े गुस्से में बोली, क्या ऐसे घूर रहा है, खाएगा क्या मुझे। वाणी के चेहरे पर नाराजगी साफ देखी जा सकती थी। वहीं पार्टी में आए मेहमान वाणी को अभय से ऐसे बात करते देख हैरान थे। जिस आदमी के आगे बोलने की हिम्मत भी कोई नहीं करता था, उससे ये लड़की डांट रही थी, क्या इसे मरना है। सब यही सोच रहे थे, लेकिन वहां शायद किसी को हो पता हो कि जिसे वो खतरनाक बोल रहे हैं वही छोटी सी वाणी के हाथों बहुत पहले पिट भी चुका है। वाणी को गुस्से में देख अभय कुछ कहने को हुआ तो वाणी उसे अपना हाथ दिखा रोकते हुए उससे बोली, तुम्हें क्या लगा तुम अगर मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ। फिर वो नित्या और अभय को साथ घूरते हुए बोली, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब छुपाने की, बोलो। यहाँ वाणी उनको डांट रही थी, जिसका कारण भी उन्हें पता नहीं था। वाणी अभय से बोली, वैसे तो बड़ा प्यार करना का दावा करता है, अब क्या हुआ। हाँ, बस यही था तुम्हारा प्यार, जिसे कोई भी एरा गैरा आकर लेकर चला जाए। और तू नीतू, जब टालते तुझे प्यार नहीं करता था तब तो तू बड़ी देवदासी नहीं अभयदासी बनी फिरती थी, लेकिन जब इसने तुझे प्रपोज किया तो तूने अपनी लाइन ही बदल ली। क्यों? क्या तुझे अपने प्यार पर भरोसा नहीं था या फिर मुझ पर? अभय कुछ नहीं बोलता। वही नित्या हैरान थी। दोनों ही खामोशी से अपना सर झुकाकर खड़े थे, जिसे देख अब रूही झुंझलाते हुए बोली, यार कम से कम अब तो बोल दो कुछ, या फिर जब तुम दोनों के बच्चे हो जाएंगे और तुम दोनों बूढ़े हो जाओगे तब बोलोगे।
तभी विवेक जी आकर अभय के कंधे पर हाथ रख उसे बोले, बेटा मुझे तुमने दूसरों की खुशियों के पहले ही बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब तुम्हें दूसरों के बजाय अपने बारे में सोचना चाहिए। हमें भी पता है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन हमारे कारण कह नहीं रहे। तो आज हम ही दोनों से कह रहे हैं, एक दूसरे को अपनी जिंदगी में आने दीजिए। नित्या नम आंखों से विवेक जी को देखती है। वहां का सीन काफी इमोशनल हो चुका था। नीचे खड़े लोग तो बस चुपचाप किसी फिल्म की तरह सब कुछ देख रहे थे। वो नित्या कुछ कहती उससे पहले ही वाणी बीच में आकर बोली, अरे यार ये सब मेलोड्रामा बंद करो यार, क्यों तुम दोनों 90s के जमाने के सो कॉल्ड प्रेमी बने हुआ हो जो यहाँ कोई अमर नहीं होने वाली। वाणी आगे बोली, अब भी दोनों एक दूजे को कुछ बोलोगे या फिर? वाणी के कुछ कहने से पहले ही अभय नित्या के पास जाकर उसे देखते हुए प्यार भरी आवाज से बोला, नीतू मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया, लेकिन जब तुम्हें खुद से दूर जाते देखा तो इस दिल से कंट्रोल नहीं हुआ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और चाहता हूँ तुम पूरी जिंदगी हमेशा मेरे साथ रहो। नित्या अभी भी कुछ नहीं कह रही थी, जिसका कारण अभय अच्छे से जानता था। वो नित्या के कोमल हाथों में प्यार से पकड़ते हुए उसकी आंखों में देख बोला, नीतू अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम किसी की जगह छीन रही हो तो ये गलत है, क्योंकि उसकी जगह इस दिल में कोई नहीं ले सकता, और तुम्हें तुम्हारी अपनी जगह देना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में, जो सिर्फ तुम्हारी ही मेरी जान की, जिसे पर सिर्फ तुम्हारा हक हो। अभय की ऐसी सेठी बातें नित्या के दिल को छू गई थी। उसकी आंखों से आंसू निकल गए और वो अभय के गले लग फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, हमें माफ कर दीजिए, हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से आपको हर्ट हो। हम कभी भी किसी की जगह नहीं लेना चाहते थे। जिसे सुन वाणी और वहां सभी समझ चुके थे कि वहां किसकी बात हो रही थी। आकाश फौरन से जाकर वाणी को अपनी बाहों में भरकर खड़ा हो गया, जैसे अभी वो उससे दूर चली जाएगी। काफी देर तक ऐसे ही ड्रामा चलने के बाद आखिर में हमारे अभय जी और नित्या ने एक दूसरे को अपने छुपे प्यार का इजहार कर दिया, जिसे देख सभी खुश थे। जिसके बाद ज्यादा देरी न करते हुए वाणी जल्दी से दोनों को एक दूसरे को रिंग पहनाने का बोलती है। क्या भरोसा भाई, फिर से दोनों में किसी का मूड खिसक गया तो वहां खड़े लोग जो तब से तमाशा देख रहे थे उन बेचारों का सर चकरा गया था। अभय की एंगेजमेंट नित्या के साथ हो गई, जिसे देख पार्टी में आई कितनी लड़कियों का दिल टूट गया। वहीं परिवार के बाकी सब खुश थे, लेकिन वही कोई था जो ये सब देखकर आग बाबूला हो चुका था। वो खुद से बोला, अभय राणा मैं तुझे इतने जल्दी खुश नहीं होने दूंगा। वाणी ने जिसे देख चैन की सांस ली और खुद से बोलो, आखिर इतने पापड़ बेलने के बाद दोनों को अकल आ ही गई। जिस पर नित्या का मंगेतर जो पीछे खड़ा तब से तमाशा देख रहा था वो बोला, अब मेरा क्या होगा, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ गया। क्या होगा नित्या के मंगेतर का? और अभय और नित्या को जब वाणी के इस ड्रामे के बारे में पता चलेगा तब वो क्या करेंगे? आखिर कौन था वो शख्स? ऑडियो बाय साकिल JX07। वहां खड़े लोग जो तब से तमाशा देख रहे थे उन बेचारों का सर चकरा गया था। अभय की एंगेजमेंट नित्या के साथ हो गई, जिसे देख पार्टी में आई कितनी लड़कियों का दिल टूट गया। वहीं परिवार के बाकी सब खुश थे, लेकिन वही कोई था जो ये सब देखकर आग बाबूला हो चुका था। वो खुद से बोला, अभय राणा मैं तुझे इतने जल्दी खुश नहीं होने दूंगा। वाणी ने जिसे देख चैन की सांस ली और खुद से बोली, आखिर इतने पापड़ बेलने के बाद दोनों को अकल आ ही गई। वही नित्या का मंगेतर जो पीछे खड़ा तब से तमाशा देख रहा था वो बोला, अब मेरा क्या होगा, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ गया। बाकी सब उसे ही देखने लगे। वही अभय गुस्से में उसे देख रहा था।
तभी सन्नाटे को चीरते हुए वहां वाणी के साथ बाकी सबकी हंसी की आवाज सुनाई दी, हा 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 हा। नित्या और अभय के साथ गेस्ट को छोड़कर सभी वहां हंस रहे थे, जिसे देख अभय और नित्या कंफ्यूज हो एक दूसरे को देखने लगे। तभी अभय सबसे बोला, आप सब हंस क्यों रहे हैं? जिस पर रूही अपनी हंसते हुए ही कहती है, कुछ नहीं, एक जोक याद आ गया था। जिसे सुन अभय का मुंह बन गया। तभी नित्या के मंगेतर की आवाज आई, यार अब मेरा क्या होगा? तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज आई, वो तो अब मैं बताऊंगी। सभी जिस तरफ से आवाज आई थी वहां देखने लगे। सबकी नजर थोड़ी दूरी पर खड़ी खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जिसने रेड कलर का सुंदर सा गाउन पहन रखा था। लड़की को देखकर नित्या के मंगेतर की आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो गई। वो अचानक से बोला, टिया। ये टिया थी जो गुस्से में अपने सामने खड़े आदमी, जो कि नित्या का मंगेतर था, उसे घूर रही थी। जिसे देख अभय और नित्या हैरान थे। दोनों ही जानते थे कि टिया रोनित की गर्लफ्रेंड थी, पर रोनित तो पेरिस में था। तो क्या टिया उसके पीठ पीछे किसी को डेट कर रही थी, या फिर कुछ और? दोनों के दिमाग के कई सारे सवाल चल रहे थे। वहीं गुस्से में चलकर टिया नित्या के मंगेतर के पास आकर खड़ी हो गई। वो उसे देखते हुए बोली, तुम कुत्ते कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुमने क्या सोचा तुम मुझे चीट करोगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? हाँ। अभय और नित्या कंफ्यूज थे। वहीं नित्या के मंगेतर के चेहरे का रंग और देख सोम और आदि दोनों अपना मुंह दबाकर हंस रहे थे। तभी टिया गुस्से में उसके चेहरे की तरफ बढ़ी और उसे पकड़कर खींचते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा ये अपने चेहरे पर नकली मास्क लगाकर तुम मुझसे बच जाओगे? आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। कहते हुए वो उसके चेहरे को खींचती है, जिससे उसके चेहरे पर लगा नकली चेहरा हट गया। उसका असली चेहरा देखकर अभय और नित्या दोनों की आंखें फटी रह गई। दोनों एक साथ चिल्लाते हुए बोली, रोनित तुम? नित्या का मंगेतर कोई और नहीं रोनित था, जिसने अपने चेहरे पर दूसरे चेहरे का मास्क लगा रखा था, और उसके साथ वॉइस चेंजर भी। ये सब उसने वाणी और आकाश के कहने पर किया था। अभय और नित्या को गुस्से में देख रोनित दोनों को अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोला, हेलो एवरीवन। टिया रोनित के कान पकड़ उसे खींचे जा रही थी। रोनित उससे माफी मांग रहा था। सबको उन दोनों को देखकर मजा आ रहा था। टिया रोनित के कान खींचते हुए बोली, तुम धोखेबाज आदमी सुअर, इतने दिनों से मुझे बिना बताए गायब थे, और यहाँ भेष बदलकर सगाई कर रहे हो। वो तो भला हो सोम भाई और आदि भाई का, जिन्होंने मुझे सब बता दिया, वरना मैं तो शादी से पहले ही बर्बाद हो जाती। मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुमसे प्यार किया। टिया तो रोनित को बोलने का मौका भी नहीं दे रही थी। वही रोनित गुस्से में सोम और आदि को देख रहा था, जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। दोनों को देखते हुए रोनित बोला, आप दोनों ने अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। जिस पर आदि लापरवाही से बोला, हाँ हाँ हम भी देख लेंगे। लड़ाई को ज्यादा बढ़ते देख वाणी दोनों के बीच आ उन्हें रोकती है। टिया अभी भी रेनीत को घूर रही थी, जिससे डरकर रोनित वाणी के पीछे छिपा हुआ था। वाणी टिया को शांत करा उससे कहती है, टिया रोनी तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा। यहाँ को कुछ भी हो रहा था इसे मैंने करने कहा था। जिसे सुन टिया का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अभी भी वो रोनित से नाराज थी। जिसे देख रोनित उसे मनाता है। जब वो नहीं मानती तो रोनित टिया के सामने घुटने के बल बैठ अपने पॉकेट से रेड का छोटा सा बॉक्स बाहर निकाल उसे टिया के सामने कर देता है। जैसे ही टिया इसे देखती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस बॉक्स में खूबसूरत डायमंड की रिंग थी। रोनित उसे अपने हाथ में ले टिया की तरफ बढ़ा, उससे प्यार से बोला, अब तक की मेरी सभी गलतियों के लिए सॉरी टिया।
मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, तो इसी के कंपनसेशन में ये तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। रोनित आगे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार कि कितना तुम मेरे लिए नहीं तड़पी उससे कहीं ज्यादा मैं तुमसे मिलने के लिए तड़पा हूँ। लेकिन तब मैं मजबूर था, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ पाया। इसलिए मैं आज हमारे बीच की सारी दूरियां मिटा देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहता हूँ, एक गुलाब की तरह जो हमेशा अपनी खुशबू से सबको महकाता है। उसकी इमोशनल बातें सुन सोम और आदि हैरान थे, दोनों आंखें फाड़े रोनित को देख रहे थे। आदि रोनित को देखते हुए बोला, साले ने तो पूरी बाजी ही पलट दी। सोम भी हाँ में अपना सर हिलाता है। रोनित की कही बातें टिया के दिल को छू रही थी। रोनित टिया से आगे बोला, क्या तुम मेरी जिंदगी में मुझ गरीब का भला करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वही रोनित के मुंह से गरीब सुन आदि और सोम का मुंह बन गया। सोम अपना मुंह बनाते हुए धीमी आवाज में बोला, प्यार का कोई चीज है जो भीख में मिल जाएगा? तो आदि सोम बात को आगे बढ़ा, रोनित को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, ये की बकवास है, ऐसे कौन प्रपोज करता है, और किस एंगल से ये गरीब लगता है? दोनों फिर एक दूसरे को देखकर अपने कंधे उचका देते हैं। वही रोनित का प्रपोजल सुन टिया की आंखें नम हो चुकी थी। टिया कुछ कहती उससे पहले ही वाणी टिया से कहती है, टिया इसकी कोई गलती नहीं थी, मैंने ही इसे तुमसे दूर रहने की पनिशमेंट दी थी। टिया पहले वाणी को देखती है फिर रोनी को। तभी रूही बोली, अब क्या सोचना यार, हाँ भी कर दो, वरना फोटोशूट के लिए लेट हो जाएगा। रूही की बात सुन टिया ने अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए जल्दी से अपना हाथ रोनित की तरफ बढ़ा दिया, जिसे रोनित खुश हो गया। उसने एक नजर वाणी को देखा, फिर जल्दी से टिया को रिंग पहना दी, जिसके ऐसा करते ही वहां सभी ताली बजाने लगे और आदि सोम मुंह बनाने लगे। आखिर उनका प्लान फ्लॉप हो चुका था। उन्होंने सोचा था कि दोनों ही टिया के कान भरकर रोनित को परेशान करेंगे, लेकिन उनकी बाजी उल्टी पड़ गई और दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई। रोनित खड़ा हो जल्दी से टिया को अपने गले से लगा लेता है, तो उसकी कमर में अचानक से दर्द हो गया, जिसे देख सोम उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, घुटने के बल बैठे 5 मिनट भी नहीं हुआ इनकी कमर दुखने लगी, पता नहीं जिंदगी भर क्या करेगा। सोम की बात सुन रोनित उसे गुस्से में देखने लगा, पर जैसे सोम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रोनित सोम को देखते हुए अपने मन में बोला, जीजू तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिए, इसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी। रोनित के चेहरे पर इस वक्त शैतानी मुस्कान थी। मीरा को पीछे खड़ी थी, वो एक रिंग लेकर आए और टिया को देते हुए बोली, टिया इसे रोनित को पहना दो। टिया शॉक होकर रिंग को देखती है, वो बोली, ये रिंग? तो आकाश बोला, ये सब अपने बॉयफ्रेंड नहीं होने वाले पति से पूछो। टिया सवालिया नजरों से रोनित को देखती है। क्या होगा कहानी में आगे? कैसे लेगा रोनित अपना बदला आदि और सोम से? क्या इन जीजा साले की शरारतें और नोकझोंक खत्म होंगी? कौन है इनका नया दुश्मन?